चलो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं विकास जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएं। धन्यवाद रोशन जी। सभी लोगों को नमस्कार। विज्ञान भारती दिल्ली की व्याख्यान श्रृंखला में आज खगोल एवं भारतीय पंचांग पर व्याख्यान है। आप सभी का मैं व्यक्तिगत तौर पे भारतीय विज्ञान आंदोलन विज्ञान भारती दिल्ली की तरफ से और आयोजन मंडली की तरफ से सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि परंपरा है हमारी कि किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ हम मंगलाचरण से करते हैं। इस क्रम में मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर आशुतोष पारिक जी से मंगलाचरण के लिए। डॉक्टर आशुतोष पारिक। आप सभी को नमस्कार। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः ज्योतिषाम् अयनं कृत्स्नम् प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः विप्राणां सम्मतं लोके यज्ञकालार्थ सिद्धये यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणां गणितं मूर्ध्नि स्थितम्। ओम शांति शांति शांति। यजुर्वेद के माध्यम से और इन मंत्रों के द्वारा हम सभी ने ये जाना है कि एक तरफ हम सब प्राणी हैं जो कि एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए के रूप में प्रेरणाओं के साथ बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ साथ इन मंत्रों में एक बात और कही गई है, जहां पर वेदांग शास्त्रों की चर्चा की गई है और उन वेदांगों में से एक है ज्योतिष। और ज्योतिष को चक्षुओं के समान अर्थात आंखों के समान कहा गया है और ये आंखें हमें देखने का कार्य प्रदान करती हैं। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिस विज्ञान के माध्यम से हम खगोल ज्ञान को, गणित को और साथ ही पंचांग से जुड़े हुए समस्त काल गणनाओं को समझ पाते हैं। इसीलिए उस ज्योतिष को, उस गणित को वेदांग शास्त्रों में मूर्धा अर्थात सिर पर धारण किया गया है। अर्थात यह हमारा मस्तक, हमारी शोभा को बढ़ाता है। उसी प्रकार से यह गणित रूपी ज्योतिष जो है वह भी समस्त संसार को आलोकित करने वाला है, समस्त संसार को मार्ग प्रशस्त करने वाला है और साथ ही यह समस्त संसार को दिशा प्रदान करने वाला है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस व्याख्यान रूपी जिसमें खगोल और पंचांग विज्ञान के बारे में हम जानेंगे, उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम इस कार्य को विधिवत रूप से प्रारंभ करें। धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष, आपके मंगलाचरण और आज के व्याख्यान की को संबंधित करने हेतु अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए सर्वप्रथम अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमें जिन महानुभावों का मार्गदर्शन मिलने वाला है व्याख्यान के रूप में खगोल एवं भारतीय पंचांग पर, आप लब्ध प्रलब्ध लगभग सभी से परिचित व्यक्तित्व हैं, पर कार्यक्रम की परंपरा के अनुरूप एक औपचारिक परिचय के नाते मैं आज के वक्ता के विषय में दो शब्द कहना चाहूंगा। यद्यपि मैं अपने आप को इस योग्य नहीं मानता कि ऐसे वक्ता के लिए मैं कुछ कहूं, क्योंकि उनका नाम ही उनका परिचय है।
प्रोफेसर विष्णु भगवान भाटिया सन 1937 में अविभाजित भारत के सियालकोट में जन्मे और उनकी शिक्षा दिल्ली में हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई। 54 से 59 के बीच में आपने स्नातक और प्रस्नातक भौतिकी शास्त्र में उत्तीर्ण किया। उस तत्पश्चात आपने लंदन विश्वविद्यालय से एस्ट्रोनॉमी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। आपका शिक्षण के क्षेत्र में बृहद अनुभव है और 45 वर्षों से भी अधिक वर्षों तक आपने अध्यापन का कार्य किया दिल्ली विश्वविद्यालय में। तत्पश्चात लगभग 25 वर्षों से आप एनसीईआरटी से संबंधित हैं। हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। विशेष रूप से जो बाल शिक्षा है उसमें विज्ञान के क्षेत्र में जो टेक्स्ट बुक पब्लिश होती है उसको लेके आपका बहुत कार्य है और हम सबका ये सौभाग्य है कि आपका सतत इस उम्र में भी आपका सतत मार्गदर्शन इस समाज को प्राप्त हो रहा है। मैं विज्ञान भारती की तरफ से, व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से और आयोजन मंडली की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका मार्गदर्शन हम सबको आगे भी मिलता रहे। संप्रति प्रोफेसर भाटिया एनसीईआरटी में उच्च प्राथमिक कक्षाओं की विज्ञान पुस्तकों हेतु मुख्य सलाहकार का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। अब मैं प्रार्थना करूंगा आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर भाटिया से वो अपना व्याख्यान करें। और सभी से अनुरोध है कि वो अपना म्यूट कर लें जिससे कि भाटिया साहब को अच्छी तरह से सुन सकेंगे। हाँ सर, हम देख पा रहे हैं। हाँ सर, देख पा रहे हैं। हाँ सर, सुन भी रहे हैं, देख भी पा रहे हैं। तो आप प्रारंभ करें। चलिए, तो आज का जो विषय है खगोल एवं भारतीय पंचांग, इस पर मैं कुछ बातचीत करूंगा। उससे पहले सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं स्वदेशी विज्ञान मूवमेंट का। इनके कारण आज ये कार्यक्रम हो रहा है। सॉरी। आरंभ करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरी हिंदी का ज्ञान सीमित है। यदि कहीं गलती हो जाए तो मैं क्षमा अभी से मांग लेता हूं। मेरा पंचांग का ज्ञान भी सीमित है, परंतु मैं ये दावा कर सकता हूं कि मेरा खगोल का ज्ञान पर्याप्त है, जिसकी सहायता से मैं पंचांग की कुछ जटिलताओं को आसान करने की कोशिश करूंगा। खगोल आप सब लोग जानते हैं एक प्राचीन विज्ञान है। ये शायद तब से आरंभ हो गया था जब से मानव ने गुफाओं से बाहर आकर रहना शुरू किया। जब मानव ने आकाश की ओर देखा तो धूमकेतु तथा ग्रहण जैसी घटनाएं देखकर उसे अवश्य आश्चर्य हुआ और डर भी लगा। पूरी तरह से समझ ना आने के कारण मानव ने इन घटनाओं से कल्पित कथाओं की रचना कर डाली तथा अपने धर्म ग्रंथों में भी इनको पिरो दिया। उस समय लोगों का ये विश्वास था कि सूर्य तथा चंद्र ग्रहण और धूमकेतु जैसी प्राकृतिक घटनाएं राजाओं के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती हैं और जनता के लिए युद्ध, बाढ़ और भूकंप जैसे दैवीय आपदाएं लेके आती है। ये देखिए, ये इस चित्र में एक ये व्यक्ति जो है इसने धूमकेतु देखा। अब ये भाग रहा है राजा की तरफ उसको बताने के लिए कि कुछ आपदा आने वाली। ये तो बड़े गर्व की बात है कि भारत एक प्राचीन सभ्यता है और खगोल शास्त्र से जुड़ी जैसी ब्रह्मांड का उद्भव जैसी कई महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा का वर्णन है। ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनमें बहुत सारी चीजों का वर्णन है और खगोल शास्त्र के बारे में तो बहुत ज्यादा उसमें चीजों का वर्णन है। परंतु ये चर्चा धार्मिक तथा दार्शनिक संदर्भ में है।
क्योंकि लोग अपना जीवन व्यवस्थित ढंग से चलाना चाहते थे, इसलिए उन्हें व्यवहारिक खगोल शास्त्र की आवश्यकता थी। इसी कारण व्यवहारिक खगोल शास्त्र पर भी खूब कार्य हो रहा था। व्यवहारिक का मतलब अभी ये अगली स्लाइड में, जैसे कि लोग जानते थे कि वर्षा कब होगी, जानना चाहते थे कि वर्षा कब होगी ताकि वे फसलें समय पर बो सकें। वे ये भी जानना चाहते थे कि ग्रहों, चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति ऐसी कब होगी जब वे विवाह आदि रचना कर पाएंगे, को रचा पाएंगे तथा उत्सव त्योहार मना सकेंगे। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि जरा मेरी हिंदी पर बहुत ध्यान ना दें। कोई बात नहीं, लेकिन ये आप कोई बात नहीं, आप इंग्लिश से हिंदी दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये आज का ये बिल्कुल, अगर आप इस वक्त बाहर जाए तो आज आपको ये आसमान में, आज आकाश में ये सब तारे नजर आएंगे, और ये जो गोले बने हुए हैं सफेद से, ये तारों की रोशनी बता रहे हैं। तो देखिए आज कितने जो है चमकीले तारे आसमान पर हैं, और इन्हीं तारों की मदद से लोग ये पता कर सकते थे कि ये कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सी ऋतु चल रही है, और हमें अब मौका मिलेगा कि कब बारिश होगी, और कब पतझड़ होगा, और कब शरद ऋतु आएगी। ये सब बातें तारों को देखकर है जो निर्धारित करते थे, और कोई तरीका नहीं था। ये देखिए, ये 10/4/2021 8 बजे का ये आसमान का नक्शा है। इसलिए प्राचीन समय में खगोल शास्त्रियों का मुख्य कार्य था पंचांग की रचना करना तथा समय नापने की युक्तियों की खोज करना, और यह पता करना कि ग्रहण कब लगेंगे और कितने समय तक रहेंगे। मुख्य तारों के उदय होने के समय का पूर्वानुमान लगाना, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, तारों तथा अन्य अंतरिक्षीय पिंडों का पर्यवेक्षण करना, ऑब्जर्व करना। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि इन गतिविधियों के लिए ये आवश्यक है कि सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य आकाशीय पिंडों की दूरी का सही ज्ञान हो, और जटिल गणितीय कार्यों को करने की निपुणता हो। मतलब मैथमेटिक्स में भी निपुणता हो, और जो दूरी इत्यादि है आकाशीय पिंडों की, उनकी जानकारी भी जरूरी है। इसका मतलब कि हमारे वैज्ञानिक जो है इसमें सक्षम थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के प्राचीन वैज्ञानिकों ने कई उपलब्धियां प्राप्त की, जिनका श्रेय उन्हें विज्ञान के पश्चिमी देशों के इतिहासकारों ने संभवतः नहीं दिया है। ये अफसोस की बात है। कई ऐसी जगह हैं जहां हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत काम किया, परंतु उनको वो श्रेय नहीं मिला। सामान्यतः कैलेंडर का अर्थ वह पत्री माना जाता है जिसमें किसी क्षेत्र की धार्मिक, सामाजिक गतिविधियों की जानकारी होती है, और जिससे उत्सव त्योहारों की तिथियां तथा उनके अवधि की सूचना मिलती है। दिस इज जनरल इंप्रेशन अबाउट द कैलेंडर्स। परंतु कैलेंडर केवल घटनाओं की गिनती ही नहीं है। ये एक ढांचा होता है जिसमें दिनों, मासों तथा वर्षों के कालांतर के नियम निर्धारित किए जाते हैं, और उत्सवों तथा पूजा अर्चना के दिन निश्चित किए जाते हैं। हमारे जीवन को नियंत्रित करने में ये 3 समय अंतराल बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, एक दिन पृथ्वी धुरी पर घूमती है और इसको 24 घंटे में पूरा कर लेती है एक चक्कर को। चंद्रमा पृथ्वी के
चारों ओर घूमता है और 1 महीने में ये एक अपना चक्कर पूरा कर लेता है। फिर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और लगभग 365 दिन में अपनी एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। तो ये 3 ऐसे कालांतर हैं, 24 घंटे, 30 दिन, 365 दिन, जो किसी भी एक सिस्टम में बांधने पड़ते हैं। इन 3 कालांतरों को किसी एक सिस्टम में समायोजन करना बहुत कठिन है। इसलिए समय समय पर हमें कैलेंडर्स में संशोधन करने पड़ते हैं। आपको याद होगा कि शायद 30 जून को कई बार 1 सेकंड या 2 सेकंड जो है उनको लीप सेकंड बना के और उनको लुप्त किया जाता है, अपने कैलेंडर को एडजस्ट किया जाता है। कैलेंडर का एक बहुत जाना पहचाना उदाहरण ग्रेगोरियन या पाश्चात्य कैलेंडर है। इस कैलेंडर में महीने के दिनों को मनमाने ढंग से निर्धारित किया गया है। जैसे जनवरी के 31 दिन रख दिए और मार्च के 31 रख दिए, अप्रैल के 30 रख दिए, जुलाई अगस्त दोनों के 31 रख दिए। तो इस तरह से बड़े मनमाने ढंग से जो है दिन बांटे हुए हैं और बेचारी फरवरी को 28 दिन मिलते हैं। परंतु वर्ष की लंबाई जितनी भी हो सके, ट्रॉपिकल ईयर, जिसे हिंदी में उष्णकटिबंधीय वर्ष की लंबाई के आसपास ही रखी गई है। ये वर्ष जो है 365.24218 डेज प्लस माइनस 20 मिनट्स, ये एक ट्रॉपिकल ईयर है। ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है अभी शायद क्लियर हो जाएगा आगे जाके। और ये जो है इसके आसपास वर्ष की लंबाई रखनी पड़ती है कैलेंडर में। ट्रॉपिकल ईयर में पृथ्वी की पूर्ववर्ती गति यानी प्रिसेशन का समावेश है। इस गति के कारण वर्ष की अवधि लगभग 50 मिनट ऑफ आर्क यानी 20 मिनट्स ऑफ टाइम प्रति वर्ष घट जाती है। इसी ये देखिए यहाँ पर ये क्या चीज है, ये प्रिसेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पूर्ववर्ती गति की जो बात कर रहा हूँ। आप सबने लट्टू चलाए होंगे बचपन में, और जब लट्टू तेज चलता है तो आपने देखा होगा कि एक तो वो लट्टू घूमता है और दूसरा उसका अक्ष आहिस्ता आहिस्ता बहुत हल्के, बहुत स्लोली आहिस्ता जो है वो भी गति करता है। जैसे यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, उसका अक्ष जो है लट्टू का वो बहुत जो है आहिस्ता आहिस्ता गति करता है। और यहाँ पर ये पृथ्वी का दिखाया हुआ है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये अर्थ एक्सिस, ये लाल जो रेखा है ये पृथ्वी का अक्ष है। और ये जो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी का ये जो अक्ष है ये एक ये देखिए ये एक आसमान में, आकाश में एक चक्र लगभग 26,000 वर्ष में पूरा करता है। ये इसको कहते हैं अर्थ प्रिसेशन या प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस। ये एक 26,000 साल में पूरा करता है। अच्छा, इसका अर्थ क्या है कि आज जो ध्रुव तारा बिल्कुल हमारे अक्ष की सीध में है, इसको हम ध्रुव तारा मानते हैं, ये कुछ हजार साल बाद जो है ये हमारा ध्रुव तारा नहीं रहेगा, हमारे जो है अर्थ की एक्सिस के बिल्कुल सीध में नहीं होगा। कोई और तारा जैसे ये अल्फा सिफाई है या डेनेब है या वेगा है, इनमें से कोई तारा जो है वो पृथ्वी के अक्ष के बिल्कुल हैं या सूर्य की गति पर, जिन्हें सौर कैलेंडर कहते हैं। जो हमारा पंचांग है ये एक यूनिसोलर कैलेंडर है, चंद्र सौर कैलेंडर पंचांग है, जो त्योहारों की तिथि निश्चित करने के लिए चंद्रमास यानी वे अवधि जिसमें चंद्रमा अपनी एक परिक्रमा पूरी करता है का उपयोग करता है, और लोगों के दैनिक जीवन को नियमित करने के लिए
सौर मास का इस्तेमाल करता है, यानी सोलर मंथ का इस्तेमाल करता है। ये दोनों क्या चीजें हैं अभी आपका मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। क्योंकि त्योहारों, उपवासों, विशिष्ट पूजाओं और विवाहों की तिथियां चंद्रमा की कलाओं पर आधारित हैं, इससे लगता है कि हमारे सामाजिक जीवन को चंद्रमा पूर्णतः नियंत्रित करता है। ये आप देखिए हमारे जितने त्योहार होते हैं, वसंत पंचमी, भाई दूज, ये जितने भी त्योहार हैं ये सारे चंद्रमा की कलाओं पर आधारित हैं, और इसलिए चंद्रमा जो है हमारे सामाजिक जीवन को बहुत हद तक नियंत्रित करता है। परंतु फिर भी हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, ये अफसोस की बात है, स्कूल के बच्चे क्या, बड़े लोग भी जो है शायद चंद्रमा की कलाओं को ना देखते हैं, ना उनको पहचान पाते हैं, ना उनको शायद उसका ज्ञान है। ये बड़े अफसोस की बात है। यदि तारों को ध्यान में रखकर मापें तो चंद्रमा का कक्षीय काल 27.3 दिन है। सूर्य की परिक्रमा करती हुई पृथ्वी से मापें तो ये काल 29.5 दिन है। यानी एक तो तारों को देखकर चंद्रमा की परिक्रमा का काल बताया है, और एक पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा की परिक्रमा का काल बताया है। एक है 27.3 दिन और दूसरा है 29.5 दिन। इनमें फर्क क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। इससे पहले ये याद रहे कि लगभग सही अनुमान के अनुसार तारों को स्थिर मान सकते हैं। ये जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है वो इस बात को जानते होंगे कि किसी भी गति को समझने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस, संदर्भ विन्यास की आवश्यकता होती है। तो ये तारे जो हैं चूंकि स्थिर हैं, इसलिए ये एक बहुत अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी संदर्भ विन्यास मिल जाता है, जिससे हम सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की गति नाप सकते हैं। आप जानते होंगे कि तारों के संदर्भ में मापा हुआ दिन, साइडेरियल डे, सौर दिन, सोलर डे से कुछ मिनट छोटा होता है। जो साइडेरियल डे है, आई थिंक इट्स अबाउट 4 minutes शॉर्टर देन द सोलर डे। अब आइए कि क्यों चंद्रमा के ये दो पीरियड हैं, एक पृथ्वी से देखने पर और एक तारों के संदर्भ में। ये देखिए, ये किसी एक दिन देखिए ये पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति दिखाई है और तारों की बैकग्राउंड भी दिखाई है। ये किसी एक दिन का वो है दृश्य। आप जानते होंगे कि तारों के संदर्भ में मापा वो दिन, सॉरी, ये अब देखिए, परंतु ये इतने समय में पृथ्वी ई पर पहुंच जाती। ये अगले वाला, ये देखिए, अब जब चंद्रमा यहां वापस आया एक चक्कर के बाद, तो ये तारा जो था जिसकी मदद से हमने इसका चंद्रमा का अंदाजा लगाया था, वो उसको देखें अगर, तो चंद्रमा का एक, तारों को देखने के संदर्भ में चंद्रमा का एक चक्र पूरा हो जाता है। और पर इसी दौरान, इसी समय में पृथ्वी ई से ई डैश तक पहुंच जाती है। अपने सूर्य के जो परिक्रमा कर रही है उसमें ई से ई डैश में पहुंच जाती है, और इसलिए चंद्रमा को एम से लेकर एम डैश की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का एक चक्र या परिक्रमा पूरी हो जाए। तो देखिए आप कि चूंकि एडिशनल ये एम डैश दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए पृथ्वी से देखने पर जो चंद्रमा का एक परिक्रमा का समय है वो
29.5 दिन है, जबकि तारों से देखकर अगर अंदाजा लगाएं तो चंद्रमा की एक परिक्रमा 27.3 दिन में पूरी हो जाती है। यदि आपको समझ किसी को अगर दोबारा पूछना हो तो पूछ सकते हैं मुझसे अभी रोक के, कि ये, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि तारों के संदर्भ में जो चंद्रमा की परिक्रमा करने का समय है वो 27.3 दिन है, और पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा की परिक्रमा का जो समय है, परिक्रमा का समय है, वो 29.5 दिन है। ये चूंकि m डैश की दूरी जो है वो चंद्रमा को तय करनी पड़ती है एक परिक्रमा पूरी करने के लिए पृथ्वी से देखने पर। ये तो आप सब लोग परिचित होंगे। ये है जो चंद्रमास है, जो महीना है जो चंद्रमा से जो जुड़ा हुआ है, वो 15 दिनों की 2 भागों में बटा है। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से आरंभ होता है, इसका पहला दिन प्रतिपदा होता है। दूसरा भाग शुक्ल पक्ष अमावस से आरंभ होता है, इसका पहला दिन भी प्रतिपदा ही कहलाता है, परंतु पक्ष बदल जाता है। ये देखिए, ये अमावस से, ये अमावस है यहाँ पर, अमावस से ये पूर्णिमा, और फिर पूर्णिमा से फिर ये अमावस, ये यहाँ पर। तो ये जो है एक 29.5 दिन में होता है, और इसके 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इस तरह से चंद्रमास में तिथि के साथ उसका पक्ष बताना आवश्यक होता है। जैसे आज, अगर आप आज का देखें तिथि, तो ये कृष्ण पक्ष चतुर्दशी है। मास आरंभ अमावस से होगा या पूर्णिमा से होगा, इस पर कोई आम सहमति नहीं है। देश के कुछ भागों में मास का आरंभ अमावस से होता है, तो अन्य भागों में मास, खासकर ये जो पंजाब वगैरह है, इसमें मास जो है हम शुरू करते हैं अमावस से। लेकिन दक्षिण में कुछ प्रदेश हैं जहां मास जो है वो आरंभ होता है पूर्णिमा से, तो इसमें कोई सहमति नहीं है। तभी जो तिथियां हैं उनमें 15 दिन का फर्क होता है। सौर मास को समझने के लिए अभी तक हम चंद्रमास की बात कर रहे थे, ल्यूनर डे की, ल्यूनर मंथ की। अब सोलर मंथ की बात करेंगे। सौर मास के समझने के लिए हमें तारामंडलों की संकल्पना को समझना होगा। तारामंडल तारों का एक समूह होता है जिसका आकार किसी पशु, किसी कल्पित कहानी के पात्र अथवा किसी काल्पनिक वस्तु से मिलता जुलता है। तात्पर्य ये कि तारामंडल आकाश में एक ऐसी आकृति है जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। मैं यहाँ आपको 3 उदाहरण दूंगा, आप परिचित होंगे इनसे। ये तो है सप्तऋषि, जिसे इंग्लिश में बिग बेयर कहते हैं। ये मृग या ओरायन, और यहाँ पर है ये कॉन्स्टलेशन लियो मेजर या सिंह मेजर। अब देखिए कि ये जो है आसानी से पहचाना जा सकता है, ये तारों का जो मंडल है, इसलिए इसको एक शक्ल ये शेर की या सिंह की जो है शक्ल देकर इसको पहचानने का प्रयास किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो है मृग है, ये ओरायन इजीली पहचाना जा सकता है आसमान में। तो कॉन्स्टलेशंस जो हैं ये ऐसे तारामंडल हैं जो आसमान में आसानी से
पहचाने जा सकें। इसकी जरूरत क्यों थी? इसलिए कि उस समय, जैसे मैंने पहले भी बताया, तारों को देखकर ही हर चीज का अंदाजा लगाना पड़ता था। तो इसलिए ये लोगों को ये आसानी लगती थी कि कोई ऐसी आकृति दे दें जिससे इसको पहचाना जा सके। ये देखिए, कुछ तारामंडलों का विशेष महत्व है। क्रांतिवृत्त के दोनों ओर, क्रांतिवृत्त है ये, देखिए पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, एक तल में, एक सतह में, एक प्लेन में, और इस प्लेन को इक्लिप्टिक प्लेन या क्रांतिवृत्त कहते हैं। पृथ्वी से देखने पर सूर्य इसी क्रांतिवृत्त में घूमता हुआ दिखाई देता है। तो क्रांतिवृत्त के दोनों ओर, इक्लिप्टिक के दोनों तरफ 8-8 डिग्री चौड़ी एक पट्टी की कल्पना की गई है, जिसमें 12 तारामंडल हैं। इन तारामंडलों को राशि चक्रीय तारामंडल कहते हैं, ज़ोडिएकल कॉन्स्टेलेशंस। हर राशि चक्रीय तारामंडल को हम राशि के नाम से जानते हैं। तो राशि, जैसे यहाँ पर ये है सिंह राशि है, यहाँ कन्या राशि है, यहाँ तुला राशि है, ये वृश्चिक राशि है, और ये जो है ये 16 डिग्री का जो है एक पट्टी है। 8 डिग्री इससे ऊपर और 8 डिग्री इससे नीचे, ये जो क्रांति वृत्त है उससे 8 डिग्री ऊपर और 8 डिग्री नीचे, ये 16 डिग्री लगभग है, और इसमें 12 ये राशियां हैं। अब देखिए, ये भी एक चित्र देखिए इसमें। ऑन अगस्त 21, अगर अगस्त 21 में देखें, ये यहां पर है, ये देखिए, तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य, यहां से पृथ्वी से देखने पर सूर्य जो है वो इस लियो राशि में दिखाई देता है, लियो कॉन्स्टेलेशन में दिखाई देता है। और 21 नवंबर को देखें, यदि 21 नवंबर ये है, पृथ्वी से देखने पर सूर्य कहाँ दिखाई देता है? ये देखिए, एक कॉन्स्टेलेशन है स्कॉर्पियो, ये देखिए। और 21 मार्च को, ये 21 मार्च है यहाँ पर, ये पृथ्वी से देखने पर सूर्य जो है वो दिखाई देता है इस कौन सी कॉन्स्टेलेशन में? पाइसेस में, ये वाली देखिए, ये उसमें 21 मार्च, ये सॉरी, ये रहा, ये है पाइसेस यहाँ पर। और ये पहले, अब आपको मैं याद करवा दूं, शायद आपको पता भी होगा कि पहले 21 मार्च को ये राशि होती थी एरीज। अब 21 मार्च को राशि एरीज नहीं है, राशि है पाइसेस। ये भी प्रिसेशन का ही एक प्रभाव है, उसका ही एक इफेक्ट है। ये देखिए, 21 मार्च को देखने पर जो है, जो कॉन्स्टेलेशन है वो पाइसेस है। अब चूंकि 12 ये राशियां हैं और सूर्य के पास 365 दिन हैं एक परिक्रमा पूरी करने के लिए, तो सूर्य एक राशि में लगभग 30 दिन रहता है। और जिस दिन सूर्य एक किसी भी राशि में प्रवेश करता है उसे उस दिन को संक्रांति बोलते हैं। और ये मकर संक्रांति तो अब जानते हैं सब, बहुत जानी पहचानी स्थिति है मकर संक्रांति। और ये जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन ये मकर संक्रांति होती है। तो किसी भी राशि में जिस दिन सूर्य प्रवेश करता है उसको संक्रांति बोलते हैं। अब एक और
जो महत्वपूर्ण अंग है हमारे पंचांग का, वो है नक्षत्र। इसको समझने के लिए आकाश में चंद्रमा की गति पर ध्यान दें। ये तो आप जान ही चुके हैं कि इसकी एक नाक्षत्र परिक्रमा 27.3 दिन में पूरी होती है। मतलब तारों के संदर्भ में यदि नापें तो 27.3 दिन में पूरी होती है इसकी एक परिक्रमा। चंद्रमा की हर दिन की स्थिति के साथ प्राचीन खगोलविदों ने एक जाने पहचाने तारे को जोड़ दी। ये भी एक क्या कहना चाहिए, कोशिश थी कि हम तारों को देखकर ही पहचान जाएं कि चंद्रमा कहाँ है। इन 27 या 28 तारों को नक्षत्र कहते हैं। इस तरह चंद्रमा की स्थिति नक्षत्रों द्वारा परिभाषित होती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये पृथ्वी है और ये देखिए घूम रही है चारों ओर। इसके जो दूसरे पिंड हैं वो भी घूम रहे हैं। और ये देखिए, ये जो बीच वाला जो सर्कल है उस पर राशियां हैं और उससे जो बाहर वाला सर्कल है उस पर 28 नक्षत्र हैं। ये देखिए, ये भी वही चीज है। जो बीच वाला सर्कल है, बीच वाला वृत्त है, उस पर राशियां हैं और जो उसके बाहर वाला वृत्त है उस पर नक्षत्र दिखाए गए हैं। और ये पृथ्वी से देखने पर है, क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं। हमें लगता है कि हम स्थिर हैं और बाकी जितने और पिंड हैं वो हमारे चारों ओर घूम रहे हैं। तो ये पृथ्वी से देखने पर जो है ये चंद्रमा कहाँ है, ये इसका अंदाजा ये नक्षत्रों से लगा लेते हैं। अब ये जो राशियां हैं, राशि और ग्रहों की स्थिति के शुक्र तारा कहाँ है या शुक्र ग्रह कहाँ है या मार्स कहाँ है या बृहस्पति कहाँ है, इनकी स्थिति और नक्षत्र, ये तीनों चीजें हैं जो मिलकर जन्म कुंडली, विवाह और अन्य उत्सवों के लिए शुभ तिथियों को निर्धारित करती हैं। राशि, ग्रहों की स्थिति तथा नक्षत्र। हमारे पंचांग में सौर मास की अवधि एक संक्रांति से अगली संक्रांति तक निश्चित की गई है। आपको बताया था कि जब सूर्य प्रवेश करता है तो संक्रांति है और अगली संक्रांति तक एक सौर मास पूरा हो जाता है। अच्छा, मास का नाम उसी मास की पूर्णिमा के आसपास उन्नत नक्षत्र के नाम पर रखा जाता है। जो ज्यादा चमकीला नक्षत्र पूर्णिमा के आसपास हो उसके नाम पर उस महीने का नाम रखा जाता है हमारे कैलेंडर में। जैसे चैत महीने का नाम चित्रा नक्षत्र के नाम पर रखा गया है। चैत का महीने में जब पूर्णिमा होती है तो उसके आसपास ये तारा बहुत चमकीला होता है, चित्रा, तो उसके नाम पर महीने का नाम भी चैत रखा गया है। इसी तरह से दूसरे महीनों के नाम भी हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा अंडाकार यानी दीर्घ वृत्तीय है। इसी प्रकार पृथ्वी से दिखने वाली सूर्य की कक्षा भी अंडाकार है। बताया मैंने आपको कि हम अपने आप को स्थिर मान लें तो सूर्य हमारे चारों ओर जो है घूमता हुआ नजर आएगा और उसका जो ये कक्षा है, जो उसका ऑर्बिट है, वो अंडाकार होता है। इसी प्रकार पृथ्वी से दिखने वाला सूर्य की कक्षा, इस कक्षा में सूर्य गति एक समान नहीं होती। गति वो एक समान नहीं है, कहीं तेज है, कहीं 32 दिन
ये देखिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, अंडाकार कक्ष है, अंडाकार कक्षा है, और देखिए इसमें जब पृथ्वी यहाँ पर होती है, जब उसका सूर्य से सबसे कम दूरी होती है तो पृथ्वी तेज जाती है, और जब सबसे ज्यादा दूरी होती है तो वो आहिस्ता हो जाती है। इसी प्रकार पृथ्वी से देखने पर सूर्य भी जब पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है तो वो तेज होता है, और जब दूर होता है तो थोड़ा उसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है। पंचांग में नागरिक दिन सूर्योदय से आरंभ होता है, यानी आप जानते होंगे कि पश्चिमी कैलेंडर जो हमारा जो ऑफिशियल कैलेंडर है उसमें नागरिक दिन आधी रात से अगली आधी रात तक निर्धारित किया जाता है। आप तो सब जानते हैं कि रात के 12 बजे जो है वो अगला दिन शुरू होता है, लेकिन हमारे पंचांग में जो है सूर्योदय के से आरंभ होता है हमारा जो तिथि है या दिन है। क्योंकि अब देखिए ये थोड़ी जटिलताएं आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि चंद्र वर्ष यानी ल्यूनर ईयर जो है 354 दिन का होता है, और सौर वर्ष यानी सोलर ईयर 365 दिन का होता है। तो इनमें लगभग 11 दिन का अंतर है। जो ल्यूनर वर्ष है या चंद्र वर्ष है वो 11 दिन छोटा है। इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम दोनों के काम चलाते हैं। हमारे पंचांग में जो है हम ल्यूनर मंथ को भी इस्तेमाल करते हैं और सौर मंथ को भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये दोनों को जो है आपस में इनका सामंजस्य स्थापित करना बहुत आवश्यक है, ताकि महत्वपूर्ण त्योहार हर वर्ष लगभग उसी अवधि में आए और ऋतुओं के बीच किसके नहीं। पंचांग रचने वालों ने इस समस्या से निपटने के लिए 3 वर्षों में एक चंद्रमास जोड़ना निश्चित किया है। जो पूर्ण चंद्रवर्ष हैं, जैसे कि हमारे इस्लामिक या हिजरी कैलेंडर है जो पूरी तरह से ल्यूनर है, ईद और अन्य त्योहार किसी निश्चित समय में नहीं पड़ते, वे अलग अलग मौसमों में आते हैं। इसी तरह का एक और उदाहरण रमज़ान है, जो आजकल मनाया जा रहा है। रमज़ान ये मुस्लिम भाई पूरा महीना व्रत रखते हैं, और ये रमज़ान जो है कभी सर्दी में आता है, आजकल जो है ये गर्मी शुरू हो रही है, आजकल रमज़ान है, और कभी पतझड़ में। ये महीना अलग अलग मौसम में आता है। तो ये प्योरली ल्यूनर कैलेंडर है, जो बिल्कुल पूर्णतया जो है चंद्र वर्ष हैं मानते हैं। उसमें ये सब जो है एक ही मौसम में ये महीने जैसे रमज़ान इत्यादि नहीं आते, अलग अलग मौसमों में आते हैं। अब वो जो हमने कहा था कि 3 साल के बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है हमारे पंचांग में, तो उसको जोड़ने का जो है वो थोड़ा विधि थोड़ी जटिल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको आसान तरीके से समझाऊं। ये तो हम जान गए कि सौर वर्ष 365.25 दिन का होता है, जबकि चंद्र वर्ष 354 दिन का है। इन दोनों में 11 दिन का अंतर है, ये भी हम जान गए। लगभग 3 वर्षों में ये अंतर 1 महीने का हो जाता है। 33 दिन हो गया ना, तो लगभग 1 महीना हो जाता है। इस प्रकार 3 चंद्र वर्षों में एक अतिरिक्त चंद्रमास जोड़ना पड़ता है, ताकि चंद्र वर्ष और सौर वर्ष एक साथ चल सके, सो दैट दे मूव इन स्टेप, एक साथ चल सके। अब ध्यान दीजिए कि सौर मास की औसत लंबाई 30 दिन और 10.5 घंटे यानी लगभग 30.5 दिन है,
जबकि चंद्रमास की लंबाई केवल 29.5 दिन है। तो एक दिन का फर्क हो गया ना। इस तरह से ये संभव है कि कुछ सौर मास ऐसे होंगे जिनमें पूर्णिमा 2 बार पड़ जाएगी, क्योंकि ये 30 दिन है, वो 29.5 दिन है। तो ये संभव है कि कभी किसी महीने में 2 पूर्णिमाएं आ जाएं। जब किसी सौर मास में 2 पूर्णिमा आ जाएं तो दोनों चंद्रमासों को एक ही नाम दे देते हैं। इन 2 चंद्रमासों में से जिस मास में संक्रांति नहीं पड़ती उसे अधिका मास कह देते हैं। ये तिथि क्या चीज है? पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा की दिशाओं के बीच जो कोण बनता है, ये देखिए यहां पर, अभी मैं आपको बड़ी डायग्राम दिखाऊंगा। पृथ्वी है और चंद्रमा है, ये दिशा है चंद्रमा की और ये दिशा है सूर्य की। तो ये बीच में कोण बनता है, ये कोण जो है ये तिथि निर्धारित करता है। ये देखिए यहां पर ये सूर्य है और ये पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है और ये चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। और किसी एक दिन पृथ्वी और चंद्रमा जो है उनकी दिशा ये है और पृथ्वी से सूर्य की दिशा ये है, और ये जो कोण है ये तिथि निर्धारित करता है। यदि ये कोण 0 से 12 डिग्री तक होता है तो पहली तिथि मानी जाती है। जब ये कोण 12 से 24 डिग्री होता है तो दूसरी तिथि हो जाती है। क्योंकि कोण का कुल मान 360 डिग्री है, ये देखिए कभी ये इकट्ठे होंगे यहाँ पर और फिर एक चक्कर लगाने के बाद फिर इकट्ठे होंगे, तो 360 डिग्री है, इसलिए 30 तिथियां हो जाती हैं। 360 को 12 से भाग करें तो 30 तिथियां मिलेंगी आपको। इस प्रकार 348 से 360 डिग्री जो है वो 30वीं तिथि हो जाती है। तो 0 से 12 1, 12 से 24 2, 24 से 36 3, इस तरह से 360 डिग्री का जो कोण है वो हमें 30 तिथियां देता है। अब देखिए कि चंद्रमा और सूर्य की कक्षाएं अंडाकार है। ये पहले हम बात कर चुके हैं कि ये अंडाकार कक्षाएं हैं और इसमें जो है वो गति बदलती रहती है। और इसके अलावा जो दूसरे ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति है बहुत बड़ा है, या शनि है वो भी बहुत बड़ा है, तो इन ग्रहों का जो है वो भी सूर्य और चंद्रमा की गति पर प्रभाव पड़ता है। तो इन सब के कारण सूर्य और चंद्रमा के बीच का कोण अनियमित तरीके से बदलता है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है उसकी मोशन, जिससे तिथियों की अवधि एक समान नहीं होती। कभी तिथि 24 घंटे से अधिक होती है तो कभी ये अवधि 24 घंटे से कम हो सकती है। तो क्योंकि वो जो 12 डिग्री था ये 24 डिग्री तक था, वो चूंकि एक समान गति नहीं है चंद्रमा की और सूर्य की, तो इसलिए जो वो 12 डिग्री है वो कई बार 24 घंटे लग जाते हैं और कई बार 12 डिग्री तय करने में 24 से कम भी लग जाते हैं और 24 से ज्यादा भी लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि गति जो है वो एक समान नहीं है, वो अनियमित है। इस प्रकार कुछ तिथियों का अंतराल एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक के अंतराल से अधिक हो सकता है, यानी 24 घंटे से अधिक हो सकता है, और कभी इस अंतराल से कम भी हो सकता है। इस कारण अक्सर तिथि दिन में किसी समय भी बदल सकती है। क्योंकि 24 घंटे नहीं होता तो इसलिए जो है कभी 24 से कम, कभी 24 से ज्यादा, तो किसी समय भी तिथि बदल सकती है दिन में। उदाहरण के लिए आज की तिथि ले लेते हैं। आज कृष्ण पक्ष चतुर्दशी है, जिसकी अवधि अभी मैं थोड़ी देर पहले पंचांग देख रहा था, जिसकी अवधि 6:04 तक सुबह तक ही थी, उसके पश्चात में बदल सकती है।
खगोलविदों का एक समुदाय ये मानता है कि जो तिथि सूर्योदय के समय हो वही तिथि पूरे दिन की तिथि मान ली जाए। यदि दिन में वह बदल भी जाए तो भी उसी तिथि को मान लें। यदि इन विद्वानों की बात माने तो आज सारा दिन तिथि होगी कृष्ण चतुर्दशी, क्योंकि सूर्योदय आजकल अगर आप देखें पंचांग 6:01 के समय जब सूर्योदय था 6:01 पर, तो उस वक्त तिथि थी कृष्ण चतुर्दशी। तो यही सारे दिन की तिथि मानी जा सकती है। अब कल्पना कीजिए कि किसी दिन सूर्योदय के समय की तिथि n, अब मैं यहाँ थोड़ा अलजबरा जो है उसको इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत मुश्किल नहीं है। यदि ये तिथि 24 घंटे से अधिक अंतराल की हो तो ये संभव है कि अगले दिन सूर्योदय के समय भी तिथि n ही होगी। यानी अगर आज जैसे चतुर्दशी है, अगले सूर्य उदय पर भी शायद यही तिथि हो, अगर ये 24 घंटे से बड़ी हो। यदि आज मान लो तिथि तीसरी है और 24 घंटे से ज्यादा है, तो अगले दिन भी ये तीसरी तिथि ही रहेगी। तो इस विचार के विद्वानों के अनुसार तिथि 2 दिन तक एक ही रहेगी, यानी कि तिथि n दोबारा अगले दिन फिर से आ जाएगी। आज भी n थी, कल भी n होगी। आज पंचमी है, कल भी पंचमी होगी, यदि तिथि 24 घंटे से ज्यादा लंबी है। इसके विपरीत यदि n+1 तिथि का अंतराल 24 घंटे से कम है तो संभव है कि अगले दिन सूर्योदय के समय तिथि n+2 हो जाए, यानी n+1 आए ना बीच में। जैसे आज मान लो पंचमी है और कल अगर पंचमी 24 घंटे से छोटी हो तो हो सकता है कि वो कल पंचमी की बजाय सप्तमी आ जाए, छठी बीच में बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो ये एक जटिलता है जिसको समझने में थोड़ी दिक्कत लगती है कि एक तिथि आज है, वही तिथि कल हो सकती है, और एक तिथि ऐसी है जो बीच में आए ही नहीं। आज पंचमी है तो कल सप्तमी हो जाए। तो ये थोड़ी जटिलता है हमारे पंचांग में। खगोलविदों का दूसरा समुदाय, 2 समुदाय बताया था आपको, उनका यह मानना है कि तिथि दिन में जब भी बदले हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, मान लेना चाहिए कि तिथि बदल गई है। यदि इन खगोलविदों की माने तो आज सुबह 6:04 पर तिथि बदल जानी चाहिए थी। हालांकि सूर्य उदय के समय जो कि 6:01 पर है, ये तिथि कृष्ण चतुर्दशी थी। उनकी बात माने तो ये बदल जानी चाहिए थी। तो ये है एक व्यवस्था जिसके कारण कभी कोई त्योहार 2 दिन चलता है, जब वही तिथि दोबारा रिपीट हो जाती है, अगले दिन फिर वही तिथि आ जाती है, तो त्योहार 2 दिन चल जाता है। और कभी 1 दिन से भी कम समय के लिए त्योहार होता है। जो तिथि 24 घंटे से छोटी होती है उसके कारण त्योहार 1 दिन भी पूरा नहीं होता। तो कुछ त्योहार तो रिपीट होते हैं और कुछ जो है 24 घंटे से थोड़े समय के लिए मनाए जाते हैं। तो चलो अब एक और महत्वपूर्ण समस्या की बात करते हैं। मेरे पास समय है क्या? गगन, I am listening you, sir. I believe this. Roshan ji will answer it. Roshan ji, how much time? 10 मिनट और चाहिए, 5 मिनट। ठीक है सर, आप Yes, I hope you have that time, sir. ठीक है, थैंक यू। Please. तो ये तो बात कर ली हमने पंचांग में ये जो जटिलताएं हैं कि एक ही तिथि अगले दिन भी क्यों आ जाती है और एक ही तिथि जो है कई बार बीच में
जो है वो गायब क्यों हो जाती है। ये तो अब थोड़ी बात कर लें ग्रहणों की। चलो अब एक और समस्या, महत्वपूर्ण समस्या की बात करते हैं। ये समस्या ग्रहणों से जुड़ी है। पहले हमें ये समझना चाहिए कि सूर्य और चंद्र ग्रहण की व्यवस्था तभी हो सकती है जब हमें इन हो। वो कौन से 3 तत्व हैं? चंद्रमा अपने प्रकाश की उत्पत्ति खुद नहीं करता, स्वयं नहीं करता। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और चंद्रमा तथा सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर हैं, ये 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारे प्राचीन वैज्ञानिक थे उनको ये सब पता था, तभी वो ग्रहणों की जो है वर्णन ठीक तरह से कर पाए। फिर ये भी एक और समस्या है कि ग्रहण अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास ही घटते हैं। इसकी व्याख्या के लिए इस बात का ज्ञान बहुत आवश्यक है कि दोनों की कक्षाओं की सतहें या तल एक दूसरे पर झुके हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये इनमें से एक तल जो है वो सूर्य की कक्षा का हो सकता है और दूसरा तल जो है वो चंद्रमा की कक्षा का हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि ग्रहणों की व्याख्या के लिए भारतीय खगोलविदों ने पूरी जानकारी प्राप्त कर रखी थी। मतलब हमें डिस्टेंस भी पता था, दूरी भी पता थी, सूर्य की कितनी दूरी है और चंद्रमा की कितनी दूरी है, और ये भी कि चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी में चमकता है, उसकी अपना प्रकाश नहीं है। ये सब बातों की जानकारी थी। तो होता क्या है कि जब सूर्य ग्रहण के समय, ये तो अब सब जानते हैं, तो सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, और ये कहीं पर जो है वो आंशिक ग्रहण हो जाता है और कहीं पर पूर्ण ग्रहण लग जाता है। जहां कुछ रोशनी नहीं पहुंचती वहां पूर्ण ग्रहण हो जाता है, और जहां रोशनी कुछ पहुंच जाती है वो आंशिक ग्रहण हो जाता है। और ये चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अब ये देखिए, यहाँ ये चंद्रमा की ये कक्षा है, और ये देखिए ये चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल पृथ्वी के पीछे है। तो ये बिल्कुल यहाँ पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा, क्योंकि पृथ्वी ने सूर्य की रोशनी को रोक लिया, सूर्य के प्रकाश को रोक लिया, और यहाँ और यहाँ जो है सूर्य के प्रकाश का कुछ हिस्सा पहुंच जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आंशिक ग्रहण लगा। तो ये क्या हुआ कि पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई, और उसने सूर्य की रोशनी को, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक लिया। अब वो जो समस्या मैंने पहले बताई कि क्यों ऐसा होता है कि अमावस या पूर्णिमा के आसपास ही ये ग्रहण क्यों घटते हैं, तो मैंने ये भी बताया कि दोनों की जो तल हैं कक्षा के, वो एक दूसरे पर झुके हुए हैं, इंक्लाइंड हैं। तो ये 5 डिग्री जो है अंतर है उनमें, झुके हुए हैं 5 डिग्री से। मैं आपको ये देखिए, फिर वही आपको चित्र दिखा रहा हूं। ये जो कोण है बीच में, यहाँ थोड़ा बढ़ा के दिखाया हुआ है, ये कोण जो है ये 5 डिग्री का है। अब ये लेट मी गेट द नेक्स्ट स्लाइड एंड देन आई विल कम बैक। ये देखिए, ये यहाँ पर यही फिर कोशिश की है। ये जो है ये पीले रंग का जो ये वृत्त है, ये सूर्य की परिक्रमा की कक्षा है, और ये उसका प्लेन है।
इसको कहते हैं इक्लिप्टिक प्लेन। ये जो लाल है वृत्त, ये चंद्रमा की जो परिक्रमा करने की जो तल है वो ये है। तो दोनों में, अगर आपको शायद एक तरह दिखाई वो दे गया हो, तो दोनों में 5 डिग्री का कोण बनता है। और ये जो लाइन है, ये इसके जो अंतिम बिंदु हैं 2, ये इनको एक को राहु और एक को केतु कहते हैं। और ये जो राहु है, ये इसमें चंद्रमा जो है नीचे से ऊपर आ रहा है, और इसलिए इसको असेंडिंग नोड या आरोही पाथ कहते हैं। और ये जो यहाँ पर केतु पर ये जो है, ये चंद्रमा फिर नीचे जा रहा है, इस तल के नीचे जो इक्लिप्टिक प्लेन है उसके फिर नीचे जा रहा है, तो इसको अवरोही पाथ या डिसेंडिंग नोड कहते हैं। तो ये केतु और राहु जो हैं, ये 2 नोडल पॉइंट्स हैं, जहां पर दोनों प्लेन जो हैं, जो लाइन है उनके अंतिम बिंदु हैं ये दोनों, राहु और केतु। अब आप देखिए कि सूर्य जब यहां पर है और पृथ्वी यहां पर है और चंद्रमा कहीं यहां पर है मान लो, तो या यहां पर जैसे दिखाया है, तो ग्रहण नहीं लग सकता, क्योंकि वो एक से एक सीध में है नहीं। जब तीनों इस सीध में आ जाएंगे या लगभग इस सीध में आ जाएंगे कि एक यहां होगा, पृथ्वी तो यहां है ही, और एक यहां होगा, तो जो है वो ग्रहण लग सकता है। शायद आपको मैं अगले इसमें, ये देखिए, ये है पृथ्वी, ये है चंद्रमा की कक्षा, और ये है लाइन ऑफ नोड्स, वो लाइन जहां पर दोनों प्लेन मिलते हैं, वो रेखा। और जब ये सूर्य यहां से यहां आ जाएगा और चंद्रमा यहां होगा, तो आप देख सकते हैं कि तीनों एक ही रेखा में होंगे। और जब चंद्रमा यहां होगा और सूर्य यहां होगा, तो पृथ्वी सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने में जो है रोक देगी, तो ये होगा चंद्र ग्रहण। और यदि सूर्य यहाँ हो और चंद्रमा यहाँ हो, तो पृथ्वी जो है क्योंकि ये तो दिखाया इस तरह के है, एक्चुअली तो सूर्य का ये जो है कक्षा है, ये बहुत बड़ी है, तो ये हो सकता है कि चंद्रमा यहाँ हो और सूर्य यहाँ पर हो, तो तब चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी को यहाँ पृथ्वी पर आने से रोक सकता है। तो लेकिन होगा तभी जब वो इस रेखा में तीनों आएंगे, या इस रेखा के लगभग तीनों आएंगे। और जब इस तीनों एक ही रेखा में आ जाएंगे, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर ये सन रेज हैं, ये पृथ्वी है, और ये अगर यहाँ पर सन है और ये पृथ्वी है, तो ये फुल मून होगा, यानी पूर्णिमा होगी। और यदि ये जो है स्थिति बदल जाए, तो ये जो है ये अमावस होगी। तो इस तरह से ये तीनों जब एक सीध में होते हैं, और कब होते हैं? या तो फुल मून हो, पूर्णिमा हो, और या अमावस हो। जब तीनों एक ही सीध में होंगे, तभी जो है वो ग्रहण लग जाता है, लग सकता है, नहीं तो ग्रहण नहीं लग सकता। सूर्य ग्रहण तब घटता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, और सूर्य ग्रहण तब घटता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक लेता है। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने नहीं देती है। ये तो हमने देख लिया। अब ये समझना जरूरी है कि तीनों पिंड एक दूसरे को छूते नहीं हैं, केवल इनमें से एक, जैसे पृथ्वी, दूसरे दोनों के बीच में आ जाती है, जैसे सूर्य और चंद्रमा के
बीच में आ जाती है। ये एक दूसरे से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। इसलिए सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी में कोई भी बदलाव आने की संभावना नहीं हो सकती। सी फिजिकली दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं, वो करोड़ों लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से। आज का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा और जो मैंने समझाने का प्रयत्न किया उसमें से कुछ आपको समझ आ गया होगा। यदि ऐसा ही है तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। आप मुझसे ईमेल से संपर्क कर सकते हैं, मेरी ईडी आईडी दी है। मेरी वेबसाइट पर भी आपका स्वागत है। धन्यवाद। यदि कुछ प्रश्न है तो मैं जरूर उनका उत्तर बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, बहुत ही रोचक और गवेषणापूर्ण जानकारी है आपकी, बहुत सुंदर। हम लोग बहुत धन्यवाद सर। अब मैं प्रश्न हो तो मैं उत्तर देने के लिए, ये सुनील श्रीवास्तव जी यहाँ पर है। पिछली बार उन्होंने पूछा था कि मुझे बता दो कि कौन सा इसमें से केतु है और कौन सा राहु है, तो मैंने कोशिश करके ढूंढा और इनको शायद बताया भी। तो अब मैं चलिए, तो अब मैं सिर्फ यही बात दोबारा दोहराना चाहता हूं कि ये जो कहानियां बनी हुई हैं कि ग्रहण के दिन जो है हमें बाहर नहीं निकलना और देखना नहीं है, और स्त्रियां खासकर जो है वो बाहर ना निकले, ये सब धारणाएं, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। विज्ञान तो ये कहता है कि ये एक प्राकृतिक घटना है जो घटती है और इस समय कोई डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो खुद घूमा हूँ कुछ ऐसा हो सकता हो में, और इसलिए मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आप ये जो मन से निकाल दीजिए कि इससे कुछ जो है हानि हो सकती है। मैं कुछ निवेदन करूं डॉक्टर साहब, मैं कुछ कह सकता हूं डॉक्टर भाटिया? ये थोड़ा ऊंचा बोले प्लीज, मेरा ये काम नहीं कर रहा। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे सूर्य ग्रहण लगता है तो कुछ निर्धारित अवधि के लिए पृथ्वी पर सूर्य की किरण, यानी पृथ्वी के उस क्षेत्र में, जैसे भारत में एक मिनट, सूर्य की किरण पहुंचने से बंद Can I try the other one? Maybe I could hear जी better. अगर काम कर गया ये तो, अगर यार आज अब होना था। अभी आप सुन पा रहे हैं? अब बोलिए आप। हाँ, अभी आप सुन रहे हैं डॉक्टर साहब? आज लगता है नो, इट इज नॉट वर्किंग। तो आप थोड़ा ऊंचा बोलिए तो मैं थोड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि जो भारतीय शास्त्रों में सूर्य ग्रहण की अवधि को दोषपूर्ण माना गया, इसकी ये भी कुछ हद तक वैज्ञानिक इस रूप में हो सकता है, क्योंकि देखिए आपने इसकी अच्छी तरह से कि वेदों में और भारतीय वांग्मय में जो ज्योतिष आदि का उल्लेख है, उनकी गणनाएं हैं, वो कितनी वैज्ञानिक हैं। तो ये जो मान्यताएं हैं ये भी नितांत भ्रमपूर्ण हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेरी एक उपधारणा है इसमें, वो ये है कि जिस समय सूर्य ग्रहण लगता है तो एक निर्धारित अवधि के लिए सूर्य की किरणें पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी के उस क्षेत्र पर जहां वो सूर्य ग्रहण प्रभावित है कर रहा है, जिस क्षेत्र को, वहां पर एक निर्धारित अवधि के लिए सूर्य की किरणें आना रुक जाती हैं। नितांत गैप पीरियड आता है सूर्य की लाइट, उस गैप पीरियड में सर्टेन वायरसेस उद्भूत हो सकते हैं जो कि सूर्य की निरंतर किरणों के कारण नहीं होते। उस तरह से बाधित किरणों के, अब ये कहें कि रात में भी सूर्य की किरण नहीं है तो रात में
वो वायरस प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन रात में आभासी रूप से नहीं है, सूर्य दृश्यमान है। यहाँ पर एक ग्रह पिंड के द्वारा सूर्य बाधित हो चुका है। तो ये जो आपातिक व्यवधान है सूर्य के प्रति, वो यहाँ पर अगर जैव विज्ञानी भी मिलकर, उनकी टीम, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट और जियोलॉजिस्ट, ये मिलकर अगर इसका अनुसंधान करें कि हाँ वायरसेस के जीवन में सूर्य की किरणों का क्या प्रभाव है और नहीं है, तो इस पर प्रकाश पड़ सकता है कि जो हमारी मान्यताएं हैं वो नितांत भ्रमपूर्ण है या उनका ठोस वैज्ञानिक आधार है। ये जो मान्यताएं हैं, एक चीज और है डॉक्टर साहब, कुछ पशु पक्षियों के व्यवहार में भी नितांत परिवर्तन देखा जाता है। न केवल वायरस वगैरह बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जो स्थूल जीव जगत है, प्लांट बिहेवियर एंड एनिमल बिहेवियर, ये दोनों ही प्रभावित होते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान। और चंद्र ग्रहण के दौरान बहुत सी भौतिक चीजें भी प्रभावित होती हैं। चंद्र ग्रहण और चंद्र की जो पूर्णिमा की अवधि, उस समय सागर का जल प्रभावित होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होता है। यहाँ तक कि औषधि विज्ञानी ये समझते हैं कि पूर्णिमा के दिन औषधियों पर उनकी किरणों का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। तो कुछ प्लांट हैं जो कि सूर्य चंद्रमा की किरणों में ज्यादा अच्छी तरह से खिलते हैं और पोषित होते हैं, कुछ प्लांट हैं जो सूर्य की किरणों में। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इनका इतना प्रत्यक्ष संबंध है हमारे जीवन से और हमारे पादप जीवन और प्राणी जीवन से, कि इनके प्रकाश को या इनके प्रभाव को सर्टेन अवधि के लिए बाधित हो जाने को हम केवल अपनी एक निर्धारित मान्यताओं के अधीन हम इनका डिसाइफर नहीं कर सकते। तो को आगे बढ़ाना चाहिए। वो यार ये लगाना था यार, 1 मिनट, सॉरी। और हमारी आपकी चर्चा इस पर चलती रहेगी व्हाट्सएप पे और फोन पे। सर 1 मिनट जरा मुझे समय देंगे? ये जी ऑन कर दो। सॉरी, वो लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई। हाँ, वो मेरी भी एक बार हो गई थी, तो उसने ऑफ द मीटिंग दिखा दिया मुझे, फिर मैंने लगाया इसका चार्जर, ज्वाइन किया। ये सब आप ठीक कह रहे हैं कि मान्यताएं हैं, और जो कुछ आपने ये अपने अवलोकन बताए ये भी शायद ठीक हैं। मेरा ये कहना है कि जैसे आप बात कर रहे हैं पशु पक्षियों की, कि वो सूर्य ग्रहण के समय एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, आपकी इजाजत चाहता हूँ। देखिए, ऋग्वेद 6000 BC का है अभी तक जो माना जाता है, अभी तक जो ज्ञान है। ऋग्वेद के पहले मंडल में सूर्य की गति और सूर्य की दूरी का सांकेतिक उल्लेख है, और जो सायण ने उसका भाष्य किया है उसमें उन्होंने सूर्य की गति के बारे में अपना अनुमान लिया, और वो एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है, मैं उसको पूरी तरह से बिना अध्ययन किए अभी नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने जो देखा है और इस संबंध में अवगत हूँ कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल में सूर्य के संबंध में, सूर्य की गति के संबंध में उल्लेख है, और सायण के भाष्य के बाद दूसरे परवर्ती ग्रंथों में, भारतीय वाङ्मय में इसकी विशद व्याख्या है, और सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी का भी आकलन है। और आप देखिए कि इसको बहुत ज्यादा कोट किया जाता है इस तमाम ग्रंथों के अध्ययन से। जैसे तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखा, और उन्हीं ने जब हनुमान चालीसा वगैरह का भी अध्ययन, निर्माण, रचना तुलसीदास नहीं की है, तो उन्होंने लिखा है कि मैंने नाना पुराण, निगम, आगम यानी वेद वगैरह सबका अध्ययन करके ये लिखा है। तो वो उन्होंने एक सिंपल सा फार्मूला दिया है हनुमान चालीसा में कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, और उसकी व्याख्या की जाती है। युग जो है वो 12,000 है, और
12,000 वर्षों का एक युग माना गया है, और सहस्र यानी 1000 और योजन यानी 8, और इनका सब गुणा करें तो आज जो सूर्य की दूरी है एग्जैक्ट उसके आसपास वो दूरी निकलती है। तो ये सब अनायास नहीं है, ये सब एक वैज्ञानिक चिंतन की परंपरा को इंगित करता है। बीच में वो परंपराएं कहाँ लुप्त हो गई, कहाँ गैप आ गया, कितने पुस्तकालय हमारे जल गए, कितने मंदिरों में ग्रंथ रखे हुए थे सब नष्ट हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय में तो अभी हाल तक जब वो जलाया गया तो 3 महीने तक जलता रहा, इतना विशाल ग्रंथागार। तो हमारे समस्त वाङ्मय या तो गुफाओं में, कहते हैं सदग्रंथम निहितम गुहायाम, गुफाओं में नष्ट हो गए या कुएं में नष्ट हो गए, झीलों तालाबों में सरिताओं में नष्ट हो गए या जला दिए गए। तो ये बहुत सारा अंतराल ऐसा आया जब हमारे पास सारे वैज्ञानिक साहित्य और वो स्मृतियों से दोबारा लिखे गए, जो कुछ थोड़े बहुत हमारे पास आज उपलब्ध हैं वो मूल हस्तलिपि में नहीं है, वो सारा पुनर्लिखित रूप है उनके अधिकांश, और जो बाद में लिखे गए वो अभी अद्यतन हमको मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो प्राचीन ज्ञान है वो रीइन्वेंट हो रहा है और पुनर्अनुसंधान किया जा रहा है और पुनर्लेखन किया जा रहा है। और इसी क्रम में एक छोटी सी कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, जैसा कि आप अवगत हैं, और हमारा आपका एक सम्मिलित प्रयास हो और बहुत सारी जितनी भी ज्ञान राशि हम लोग उद्घाटित कर सके उसका प्रयास किया जाए। ठीक है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है श्रीवास्तव जी, आपकी ऑब्जर्वेशन है ये बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये तो मैंने कहा ही है, और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे जो वैज्ञानिक थे उनको ये सब ज्ञान था कि सूर्य कितनी दूर है, चंद्रमा कितनी दूर है। नहीं तो वो ग्रहण कब लगेगा, कितनी देर लगेगा, ये सब उसका अंदाजा नहीं लगा सकते थे, और पूरा वो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उनको भी नहीं लगा सकते यदि उनको ये ज्ञान नहीं होता। तो ये तो आप सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि उस वक्त सूर्य में पृथ्वी में तो सिर्फ एक ये प्रभाव हुआ कि सूर्य की रोशनी न पहुंची तो वहां थोड़ा अंधेरा हो गया, ठीक है। उस अंधेरे की वजह से पशु पक्षियों का व्यवहार बहुत बदल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और चंद्रमा जो हम लाखों किलोमीटर दूर है उस पर कोई असर नहीं हुआ, जो सूर्य जो है वो करोड़ों किलोमीटर दूर है उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो कहना कि उस वक्त सूर्य कोई स्पेशल किरणें प्रसारित करता है, कोई स्पेशल रेडिएशन आती है जो ये सब तो व्याख्याओं में बदल जाती है बातें ना, ये सब तो पुनर्व्याख्याओं में बातें बदल जाती हैं। मूलतः क्या कहा गया वो उसे उस समय विशेष को अगर दोषपूर्ण माना गया तो कितने संदर्भ में कहां तक माना गया, लेकिन बाद में जब वो एक से दूसरे तक बात जाती है, पुनर्व्याख्यायित होती है, तो वो वर्जन बदल जाता है। फिर कहते हैं इसके लिए भी दोषपूर्ण है, ये भी हो जाता है, वैसा भी हो जाता है। तो ये तो इसमें काफी कुछ मूल रूप में इस बात में कहीं कोई वैज्ञानिकता भी हो सकती है। नो, जो आपकी तरह ज्ञानी हैं उनको सब पता है। मैं तो आम व्यक्ति की बात कर रहा हूँ कि जब ग्रहण लगता है तो वो किस तरह से परेशान होते हैं। आपको तो पिछली बार भी ये कहानी बताई थी कि जब 1982 में ये सूर्य ग्रहण लगा था तो सरकार ने उस दिन एक बहुत पॉपुलर फिल्म लगा दी दूरदर्शन पर ताकि लोग बाहर ना निकलें, और हम लोग तो बाहर थे, हम लोग देख रहे थे। लेकिन विश्वास की बात है, मैं ये सिर्फ विश्वास की बात कर रहा हूँ कि ये विश्वास जो है कि उस वक्त सूर्य कोई स्पेशल किरणें प्रसारित करता है या छोड़ता है जिससे हमें या स्त्रियों को कुछ नुकसान हो सकता है, इस धारणा की बात कर रहा हूँ कि ये धारणा सही नहीं है। नहीं, ये धारणा तो सही नहीं है क्योंकि ये आम आदमी की धारणा है। इसकी बात कर रहा हूँ, आप जो बात कर रहे हैं वो तो आप जो नहीं, ऐसा होता है ना कि ग्रंथों में कोई निर्देश होता है तो आम आदमी उसे नहीं समझता।
हम तो लोग आम आदमी को केवल वो सांकेतिक रूप में बताया जाता है, ध्यान में रखते हुए की रश्मियां कुछ, किरणें कुछ दूसरे तरह की होंगी वगैरह। अब ग्रंथों में कुछ ये ऐसी बात होगी कि कुछ वायरस के प्रभाव होंगे या कुछ दूषित तत्व वातावरण में आ जाएंगे। तो इसमें मैं आपको ये भी शायद बता दूं कि ये नहीं है कि सिर्फ हम कहते ही हैं। हाँ, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसमें प्रयोग किए हैं, एक्सपेरिमेंट किया है कि उस वक्त कुछ असर हो सकता है कि नहीं, और लगातार हर इस पर ग्रहण पर ये एक्सपेरिमेंट होते हैं कि क्या पृथ्वी पर, क्या हम लोगों पर, क्या और ये जो पशु पक्षी हैं और जो चीजें हैं, पेड़ हैं, इन पर क्या असर हो सकता है ग्रहण का, ये सब स्टडी करते हैं और स्टडी किया भी है। और इसमें ये कहीं नहीं पाया गया कि हम मनुष्य जो है उस पर इसका कुछ ऐसा असर हो सकता है जो हानिकारक हो। तो सिर्फ ये कहने की बात नहीं है, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हुए हैं और जिनके कुछ कहना चाहते हैं मेरे सपनों का। धन्यवाद सर। क्योंकि समय की बाध्यता है तो मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से। डिस्कशन बहुत अच्छा था और सारगर्भित था। सबसे पहले तो मैं अपने वक्ता को धन्यवाद देता हूँ सारगर्भित व्याख्यान के लिए और ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए। इतने सरल शब्दों में आपने कहा था कि सर आपकी हिंदी ठीक नहीं है, पर इतने सरल शब्दों में आपने बताया कि हम लोग जो क्षेत्र के नहीं है वो भी बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। अंत में मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम से निवेदन करूंगा अपने कंक्लूडिंग रिमार्क और वोट ऑफ थैंक्स के लिए। नहीं, इससे पहले कि वो करें, मुझे आपसे क्षमा मांगनी है कि मैंने पहले भी कहा कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। हुआ ये कि मुझे कभी रेगुलर तौर पर, कभी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में हिंदी पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए, और फिर पंजाबी होने के कारण मेरा जो वो है हिंदी के कई बड़े अच्छे आपने ठीक नहीं है। और मेरी पढ़ाई सारी उर्दू में हुई और इसलिए मेरे दिमाग में सबसे पहले उर्दू का शब्द आता है, फिर हिंदी का शब्द आता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा बोलने में क्योंकि हालांकि उर्दू और हिंदी में मैं फर्क नहीं समझता हूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि तो उर्दू का शब्द है, ये तुम क्यों बोल रहे हो, ये हिंदी का शब्द क्यों नहीं बोलते हो। तो इसलिए उससे वो सोचते मेरी जो हिंदी के शब्द वो भी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे आपसे क्षमा मांगनी है कि मेरी जो हिंदी के कारण यदि आपको कुछ थोड़ी समझ ना आई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद सर। जी मैम। मैं अंत में डॉक्टर विष्णु भगवान भाटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। स्वदेशी साइंस मूवमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो विज्ञान भारती है, ये एक मंच है जिस पर हम सभी भाषाओं के विद्वानों को एक प्रयास किया है इस माध्यम से कि हम आम भाषा में जो हमारा विज्ञान है जो छुपा हुआ है या लोगों के पास पहुंचता नहीं है आसानी से, क्योंकि या तो अंग्रेजी में विज्ञान डिस्कस होता है और या वो किताबों में और जर्नल्स के अंदर बंद होकर रह जाता है। और सरलता से ये जो अभी डिस्कशन चला, बहुत अच्छा डिस्कशन चला और इसमें जो बातें निकल के आई कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी जो ग्रहण के समय रेडिएशंस हैं या जो बहुत जरूरी रेडिएशंस हैं हमारी लाइफ के लिए, अगर वो बाधित हो जाते हैं तो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट निकलता है कि सूक्ष्म जीवाणु माइक्रो लेवल पर माइक्रोबायोलॉजी किस तरह से चेंज होती है, एक सेल के अंदर क्या चेंज होते हैं, डिफॉर्मिटीज होती हैं। तो एक बहुत बड़ा चैप्टर खुलता है रिसर्च के लिए, जैसा सुनील श्रीवास्तव सर ने यहाँ पर उठाया है। तो मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बायोलॉजिस्ट्स हैं वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ह्यूमन बींग्स पे सीधे सीधे बिहेवियर हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल सेल के रूप में अगर हम चेंजेस को उस दौरान में स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। तो एक नया एस्पेक्ट वहां भी खुलता है। और ये सर ने जो इतनी सरल तरीके से खगोल शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी को बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमागों में रहते हैं
क्योंकि ये कठिन विषय लगता है, ज्योतिष कठिन विषय लगता है, खगोल तो थोड़ा समझने में ऐसा लगता है नहीं केवल फिजिसिस्ट ही समझ सकते हैं या मैथमेटिशियंस का ही ये विषय है। ऐसा नहीं होकर सर ने बहुत ही सरलता से इस चीज को, तो मुझे लगता है नक्षत्रों के बारे में, तिथियों के घटने बढ़ने के बारे में, हमारे जो साल अलग अलग क्यों होते हैं, ल्यूनर जो हमारी गतियां हैं चंद्र की वजह से या सौर्य मंडल की वजह से, तारा मंडल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर हुए हैं। एक आम इंसान के रूप में जो कुछ हमने सुना देखा, एक सरल भाषा में जिस विज्ञान को समझने की आज एक इस मंच पर कोशिश हुई है, मैं समझती हूँ कि हम सभी के लिए बहुत उपयोगी और ज्ञानवर्धक आपका ये भाषण रहा और हमें बहुत इसमें सूचनाएं भी मिली और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी सरलता से हमारे संभव हुए। एक इस मंच के माध्यम से मैं पुनः ये बात करना चाहूंगी कि संस्कृत और विज्ञान, इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। हमारा जितना पुराना लिटरेचर है वो अवेलेबल है, संस्कृत के सूक्तों के रूप में जो सूत्र हैं उसमें, मंत्रों में, कहीं ना कहीं वो बाहर बहुत काम हो रहा है, पर अनुवाद की दृष्टि से, क्योंकि हमारे यहाँ जो संस्कृत है 9वीं के बाद संस्कृत अलग हो जाती है विषय के रूप में और साइंस अलग हो जाती है विषय के रूप में, तो 10वीं के ऊपर कहीं पर भी संस्कृत जो साइंटिस्ट है या साइंस का बच्चा है, मैथ्स है या फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा है, वो संस्कृत को ऊपर तक कैरी नहीं कर पाता है। तो ये जो एक बहुत बड़ा गैप है, हमारी साइंस अलग है, संस्कृत के विद्वान अलग हैं, और जब हम ट्रांसलेशंस पे जाते हैं तो जो एक एस्पेक्ट, क्योंकि पढ़ते पढ़ते जब हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है और जब हम एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को समझने और एनालाइज करने का एक हमारा एस्पेक्ट डेवलप हो जाता है, तब हम संस्कृत पर अटक जाते हैं कि हम उसकी व्याख्या के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है नीति निर्धारकों के लिए कि वह ये ओपन करें कि जो साइंस ली, अगर मैथ्स और फिजिक्स का बच्चा है तो वो संस्कृत भी साथ में ऑप्शनल ले सके, क्योंकि मैथ्स और संस्कृत दोनों में ही स्कोरिंग बहुत अच्छी होती है कई बार बच्चों की, और वो आगे तक अगर कैरी करता है तो एक साइंटिस्ट संस्कृत के माध्यम से बेहतर समझ और समझा सकता है अपनी भाषा में आम लोगों को, जो कुछ हमने देखा, जो हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। तो ये एक अच्छा तरीका होगा हम नए वैज्ञानिकों को अगर हम संस्कृत के साथ में लेकर आगे बढ़ाएं। तो मैं एक बार और पुनः सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी जुड़े, आपने अपना बहुत अमूल्य समय यहाँ पर दिया। डॉक्टर भाटिया ने बहुत सरलता से हमें इस विषय को समझाया। एक बार पुनः आप सभी का, आयोजकों का, और रोशन जी, विकास जी, आशुतोष जी, डॉक्टर भट्ट साहब, भट्ट सर भी जुड़े हैं शायद, मैं आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।